नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी गठबंधन की तरफ से एक भी सीट नहीं मिलने का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने सपा पर गठबंधन में खुद की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। राजभर ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कि समाजवादी पार्टी के जब 31 एमएलए होते तब ना एमएलसी चुने जाते। अगर हमारे पास 20, 22, 25 भी होते तब भी होता। अब हमारे पास 6 हैं तो अब 6 सीट पर काहे को जिद करेगा कोई। अब जो 13 होने हैं और 13 में अपना 9 बीजेपी के हो जा रहे हैं, 4 इनके हो जा रहे हैं। तो अंक का ना वो ये चुनाव है। नहीं, आप प्रमुख सहयोगी दल हैं सपा के, तो ऐसे में लगा कि एक साथी समाज पार्टी से भी देना चाहिए था। देखिए, हम वैसे गठबंधन के संबंध में वैसे निभाते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। हमको न बहुत ज्यादा सीट की जरूरत होती है। हमारा एमएलसी चुन के जाके क्या करेगा? मान लीजिए अखिलेश जी का चुन के जाएगा तो क्या करेगा सदन में? जितना अकेले ओम प्रकाश राजभर पूरे देश में, चाहे वो जातिवाद जनगणना के सवाल पर हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री देने के सवाल पे हो, चाहे बिजली बिल माफी के सवाल पे हो, चाहे प्रदेश में अमन चैन भाईचारा का सवाल हो, तो इस लड़ाई को तो अकेले ओम प्रकाश राजभर सदन से लेकर सड़क तक लड़ता है। तो क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी है साथ में और हम गठबंधन में हैं। तो आपको लगता है कि मांगना उचित नहीं होता है? नहीं, ये सब चीजें अपनी क्षमता के हिसाब से ही किसी से बात करनी चाहिए। अब हमारे पास वो कुवत नहीं है हम उनसे एमएलसी की बात करें, राज्यसभा की बात करें। तो हम न एमएलसी के भूखे हैं न राज्यसभा के भूखे हैं। हम तो चाहते हैं कि ये जितने लोग चुन के जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, उच्च सदन के सदस्य हैं। बिहार में अगर जातिवार जनगणना हो सकती है तो फिर उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने के लिए क्या ये 13 एमएलसी जो विधान परिषद के चुन के जा रहे हैं, क्या इनकी औकात है सदन में बोलने की? क्या ये जबान खुल सकती है किसी की? कि समाजवादी और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर कुछ गेस्ट मौजूद हैं। हम आपको रूबरू करवा देते हैं उनसे। सबसे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं दिलीप यशवर्धन जी, और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हम्माद नबी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम्माद नबी जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम मेरे पास जी। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से ओपी राजभर का एक बयान जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में अब आ चुका है, जिसकी शायद जो चर्चा है वो अब हर तरफ हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने एक बयान देते हुए ये बात कही है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। क्या कुछ जो तर्क है वो निकल कर सामने आ रहा है? हम्माद आपसे जानना चाहूंगी। जी मैडम, ये बयान जो दिया गया है ये एक जो है उन्होंने इसको कहा जाएगा एक तरीके से कहावत कही है। हाँ। एक मुहावरा कहा है और एक मजाकिया लहजे में कहा है। ये उनके बात करने का तरीका है। और सबसे पहली बात ये कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी पार्टी में आप अपनी बात को अच्छे से कह सके। और समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की वैल्यू जानती है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, हिटलरशाही नहीं है। और लोकतंत्र की खूबसूरती, जो असल खूबसूरती जो ताना बाना है, वो यही है कि एक परिवार के अंदर सब लोगों को अपनी बात रखने का हक हो। अपना जिसको कहा जा सकता है कि अपनी
बात को खूबसूरती से किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपको विरोध भी है और किसी बात से अगर आप मतभेद रखते हैं तो उसको बहुत अच्छे लहजे से कह सके। हाँ। हर व्यक्ति अपनी मांग रख सकता है, अपने दिल की बात रखना ही लोकतंत्र की सच्चाई है। और जहां परिवार होता है वहां कहीं ना कहीं आपस में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है इंसान को, और उसको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाना पड़ती है। और जब परिवार होता है तो देखिए थोड़े बहुत मतभेद भी पैदा होते हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि परिवार अलग हो जाएगा या परिवार खत्म हो जाएगा। जी। ओपी राजभर जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो गठबंधन धर्म को निभाएंगे। फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए वो गठबंधन से जुड़े हैं, और अभी बहुत मेहनत से लोकसभा उपचुनाव में आदरणीय सांसद, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी के चुनाव में पूरी जी जान से ओपी राजभर जी और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के पक्ष में लगी हुई है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, तो इसमें हर कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के अनुसार सम्मानित किया जाता है, उनको उनका हक दिया जाता है, चाहे वो राज्यसभा के माध्यम से हो, चाहे एमएलसी के माध्यम से हो। और ओपी राजभर जी भी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनका सम्मान सर्वप्रथम है। वो हमारे सीनियर लीडर हैं, और ये भी बात बिल्कुल सच है कि चुनाव में 2022 के चुनाव में ओपी राजभर जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी को सीटें जिताने का काम किया। फासिस्टवादी ताकतों के साथ अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ ओपी राजभर जी ने लड़ाई लड़ने का काम किया। और आप देखें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उस लड़ाई में काफी हद तक जीत भी मिली। और जहां एक वक्त समाजवादी पार्टी दहाई के आंकड़े पे थी, उस दहाई का आंकड़ा पार करके हमने 130 कुछ सीटें पाई भी। ठीक है, ठीक है। हम्मान अभी जिस तरीके से अभी आपने कहा कि शुरू से ही जिस तरीके से देखा जा सकता था कि ओपी राजभर कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे और लगातार पार्टी को सहयोग देने में मदद कर रहे थे, लेकिन बड़ी बात अब ये भी वही चीज कह रहे हैं कि अगर वो उनके साथ खड़े रहे आखिरी दम तक तो क्यों पार्टी का जो टिकट था वो नहीं दिया गया उनको? मैम, सबसे पहली बात तो ये कि ओपी राजभर जी की सहमति से ही सारे एमएलसीओं को टिकट दिए गए हैं जी। उनकी सहमति ली गई है, बिना उनकी सहमति के कोई काम पार्टी ने नहीं किया। दूसरी बात ये, मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, तो सभी को सम्मानित करते हुए चलना, सभी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को उनकी हैसियत और उनके जो उनका कद है पार्टी में, उस हिसाब से उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हुए चलना ही पार्टी का धर्म है। और इस धर्म को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बखूबी निभाया है, और उसमें उनका साथ ओपी राजभर जी ने हर जगह पर दिया है। ठीक है, और आगे भी देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगे भी हमारा ये गठबंधन ऐसे ही चलता रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि ये गठबंधन अभी नहीं, आगे आने वाले 2024 के चुनाव हो, चाहे 2027 के चुनाव हो, ये गठबंधन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये गठबंधन अन्याय के खिलाफ है, उन नीतियों के खिलाफ है जिनसे आज भारत को नुकसान हो रहा है जी। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो हमारी, चाहे वो अपराध हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हमारा गठबंधन उन नीतियों के खिलाफ है, ऐसी फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ है जो आज हिंदुस्तान में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हमारा ये गठबंधन उन लोगों के खिलाफ है जो अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब, गरीब को और गरीब, उन सावंतवादी ताकतियों के खिलाफ है जो हिंदुस्तान के अंदर अमीरों और गरीब में दिन ब दिन मतभेद पैदा कर रहे हैं। अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है, गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है। तो हमारी लड़ाई तो गरीबों के लिए है, और उसी लड़ाई में ओपी राजभर जी भी हमारे साथ है। हम लोग सामान्य मानसिकता वाले लोग हैं, हमारे और उनकी मानसिकता एक सी है, हमारी और उनकी सोच एक सी है। जिस तरह से ओपी राजभर जी गरीबों की, कमजोरों की, मजलूमों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई सड़क पर लड़ते रहते हैं, वही सोच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, अखिलेश यादव जी की रही है जी। और उसी सोच पे बढ़ते हुए हम लोग यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सभी को बराबरी का हक मिले, फिर चाहे वो नौजवान हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौजवानों को नौकरी मिले, जो अनपढ़ है उनको पढ़ने का हक मिले, और जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे आने का मौका मिले। ठीक है, ठीक है अम्मान अभी जी,
राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास आना चाहूंगी। दिलीप यशवर्धन जी, किस तरीके से अब आप देखते हैं इस चीज को, क्योंकि जिस तरीके से बयान जो दिया है ओपी राजभर ने वो काफी ज्यादा अब चर्चा में आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से हमाद नबी जी की अभी आपने बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि लगातार देखते हुए कि किस तरीके से समर्थन में भी खड़े रहे, कंधा से कंधा मिलाकर अखिलेश यादव के ओपी राजभर खड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद अब जिस तरीके से उनकी सहमति के बाद ये फैसला लिया गया, लेकिन फिर उसके बाद क्यों इस तरीके की बातें उठ रही है, क्यों ओपी राजभर अब इस तरीके का बयान दे रहे हैं? प्रिया जी आपने ओपी राजभर साहब का जो बयान अभी सुनाया था, हाँ, जिसको आपने कोट किया है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से, बिल्कुल उसके पहले का बयान आपने ध्यान नहीं दिया और हमाद साहब ने भी नहीं दिया। उसके पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारा एमएलसी चला भी जाएगा तो करेगा क्या, या समाजवादी का एमएलसी चला जाएगा तो करेगा क्या। मेन चीज ये है कि करेगा क्या। करेगा क्या से मतलब ये है कि जहां सदन में बहुमत इनके पास नहीं है, हाँ, और इनका एमएलसी चला जाएगा तो करेगा क्या। देखिए अब आप इसका गूढ़ मतलब समझिए, हाँ, कि राजनीति देश सेवा समाज सेवा के लिए नहीं है। जो अभी हमाद साहब कह रहे थे कि हम इन ताकतों के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ, इन नीतियों के खिलाफ, अगर आप नीतियों के खिलाफ, गलत ताकतों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हाँ, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जनप्रतिनिधि बनना ही अपने आप में उस ताकत को लड़ाई लड़ने की ताकत दे देता है, हाँ, लेकिन आप वहां जाना ही नहीं चाहते हैं। तो ना जाने का कारण ये है कि जो सत्ता की मलाई है वो आपको नहीं मिलेगी। राजभर साहब यही कहना चाह रहे हैं कि वहां जाके करेगा क्या, सत्ता की मलाई तो खा नहीं पाएगा, हाँ, बाकी जो हो सकता है वो हो नहीं सकता, वो कर नहीं पाएगा, तो फिर वो करेगा क्या। अगर आपको समाज सेवा करनी है, आपको देश सेवा करनी है, आपको गलत नीतियों के खिलाफ लड़ना है, आपको आतंक फैलाने वालों के खिलाफ लड़ना है, आपको नफरत फैलाने वालों के खिलाफ लड़ना है, तो वो सारी ताकत तो आपको वैसे भी मिल रही है, लेकिन आपका ध्यान वहां पर नहीं है। ये राजनीति का स्वरूप दो तरह का होता है, एक जैसे हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और होते हैं, वैसे ही राजनीति की बातें कहने की कुछ और होती हैं और करने की कुछ और होती है। हम कहते जरूर हैं, राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि भाई हम आएंगे तो हम देश सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे, ये बदलेंगे वो बदलेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बदलता है। आते हैं सत्ता की मलाई खाने के लिए, सत्ता की मलाई नहीं मिल रही है तो कोई आदमी काम नहीं करना चाह रहा है। यही इंटेंशन है ओपी राजभर साहब का कि उनको पता है कि हमारा एमएलसी पहुंच भी जाएगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा बेचारा। दिलीप यशवर्धन जी, क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान को शायद इतना ज्यादा समर्थन देने के लिए, जिस तरीके से क्या लगता है कि अब ओपी राजभर को इससे एक बड़ा सामना करना पड़ा है, क्योंकि अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो दरारें हैं वो पड़ती हुई नजर आने लगी हैं गठबंधन में। प्रिया जी, राजनीति में ना तो दरारों का कोई मतलब होता है और ना नजदीकियों का कोई मतलब होता है, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो मौका परस्ती का नतीजा होती है। आज अगर आपको राजनीतिक फायदा मिल रहा है तो ये दरारें तुरंत भर जाएंगी, और अगर राजनीतिक फायदा नहीं मिला तो चाहे जितना मजबूत जोड़ हो वो तुरंत दरार में बदल जाता है। ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, या ओपी राजभर साहब या समाजवादी पार्टी का गठबंधन इस तरीके से चल रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। देश में जब से राजनीति ने जन्म लिया है, तब से इस प्रथा ने जन्म लिया है कि जिसको जिससे लाभ होता है वो उसका करीबी हो जाता है, उसके बोल उसके प्रति तुरंत बदल जाते हैं, और जैसे ही वो गठबंधन खत्म होता है, राजनीतिक लाभ मिलने की जो अपेक्षाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो तुरंत उसमें सामने वाले में बुराइयां नजर आने लगती हैं। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 36 का आंकड़ा रखते थे, क्योंकि कभी उनकी सरकार कभी उनकी सरकार, वो उनकी बुराई करते थे और वो उनकी बुराई करते थे। और जब भाजपा ने यहाँ की सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया तो यही तो 36 के आंकड़े वाली पार्टियां एक साथ गठबंधन करके भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए चलती। तो वैचारिक मतभेद या वैचारिक जो समानताएं होती हैं उनका राजनीति में कहीं कोई बहुत मतलब नहीं होता है। कुल मिलाकर के जो जनता है उसकी आधार उसी का लेते हैं। जो बंदूकें चलती हैं वो जनता के कंधे पर रख के चलती हैं, लेकिन जनता को इससे कुछ मिलता नहीं। जनता की भावनाओं से खेला जाता है। जो समाजवादी पार्टी कब तक बहुजन समाज पार्टी को बुरा भला कहती थी, या बहुजन समाज पार्टी मुलायम सिंह जी को, अखिलेश यादव को बुरा भला कहते थे, जब गठबंधन हुआ भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए तो सारी गलतियां जो है वो सारी गलतफहमियां जो है वो नजदीकियों में बदल गई, और जैसे ही हार का सामना देखना पड़ा तो वो नजदीकियां बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। सॉरी। देखिए, यशवर्धन जी का मैं पूरा मान सम्मान करता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छी कुछ बातें कही, लेकिन मैं यशवर्धन जी को बता देना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई पार्टी है जो सदन से लेकर सड़क तक विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, और मादा रखती है कोई पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का, चाहे सड़क में आवाज उठाने की बात हो, चाहे सदन में आवाज उठाने की बात हो, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशों के अनुसार हमारे कार्यकर्ता ही वो दम रखते हैं जो अभी तक उनके विरोध का सामना और उनका विरोध अच्छे से कर रहे हैं। सही है, और जनता ने उसका आपको रिजल्ट भी दिया है। रिजल्ट दिया, आप 3 गुना बढ़े थे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने उसका रिजल्ट दिया है आपको। हाँ यशवर्धन जी, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके आगे मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा हूँ। तो देखिए यशवर्धन जी, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के बात कहने का क्या अर्थ होता है, हम उसको 2 नजरियों से देख सकते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि करेगा क्या, इसके 2 मतलब भी हो सकते हैं। हम अपने नजरिए से उस चीज को देखकर अपना जो वक्तव्य है वो दे सकते हैं, लेकिन राजनीति में कोई जो वाक्य कहा जाता है उसके कई सारे मतलब निकल कर आते हैं कि भलीभांति आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आप एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और मुझे लगता है आपका तजुर्बा मुझसे कहीं ना कहीं दुगुना या तिगुना होगा। आप बहुत सीनियर राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और मैं आप पूरा मान सम्मान करता हूं आपका। आप भी ये बात को जानते हैं कि राजनीति में एक वक्तव्य के कई सारे अर्थ होते हैं, और क्योंकि आपको तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, आपने अपने अनुसार उस वक्तव्य को बताया, उसको एक्सप्लेन किया अच्छे से। वही मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने की जिन नीतियों पर चल रही है उसके खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी हुई है तो वो समाजवादी पार्टी है। आज चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे हमारी जो आज वर्ल्ड बैंक से जो हमने लोन ले रखा है और जो हमारे फॉरेन रिजर्व में जो लगातार जो हमारा रिजर्व घटता जा रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उठाते हैं। कहीं ना कहीं जब कोरोना काल में लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, लोगों के पास खाने को नहीं था, तो सड़क पर उतरकर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना के अंदर, जब लोग कोरोना से अपने घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों से निकले और लोगों का पेट भरने का काम किया और मजदूरों की सेवा करने का काम किया जो लोग पैदल चले आ रहे थे। ये बात कहने के लिए मुझे कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान ने ये बात देखी है। तो देखिए, हमारा काम है जनता की सेवा करना। सत्ता की मलाई पाने का अगर लालच होता तो वो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे जो है सत्ता पाई जा सकती है, लेकिन हमारा काम है ईमानदारी से सभी सेकुलर सोच के लोगों को साथ में लेकर चलना। समाजवादी पार्टी के लोगों की ये सोच है। अब आप देखिए कि एक तरफ यूपी में पर कैपिटा इनकम आज उत्तर प्रदेश में 32वें नंबर पे है। आज हमारी पर कैपिटा इनकम 74,141 आई है। पूरे हिंदुस्तान में हमारी पर कैपिटा इनकम सबसे निचले स्तर पर है। और अगर हम बात देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, किसानों की मृत्यु पे उसने डाटा बंद कर रखा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने काम ये किया कि उसने डाटा बंद कर देने का काम किया। प्रोपोगंडा चला रही है नए नए। आज अगर बात की जाती है तो बात ये नहीं की जा रही कि काला धन कैसे आएगा। अगर आप स्विस बैंक्स की रिपोर्ट देखें तो स्विस बैंक्स की रिपोर्ट में 13 साल में सबसे ज्यादा काला धन, 13 साल में सबसे ज्यादा काला धन आज स्विस बैंक्स में जमा है। बेरोजगारी पे भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करना चाहती। हम बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, हम महंगाई पे बात करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी उन नौकरियों पे बात करना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी ने काट दी, चाहे वो रेलवे के ग्रुप डी की नौकरियां हो, चाहे 71,000 नौकरियों काटने का मसला हो। तो हम तो सदन से लेके सड़क से लेके आवाज उठाने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, आज उन मुद्दों को कहीं ना कहीं धार्मिक रूप अपनाकर, जिससे हिंदू और मुस्लिमों में द्वेष बढ़े, ये अपने असल मुद्दे जो है, जो हमारे हिंदुस्तान के आज के असल मुद्दे हैं, उन पर बात ना हो पाए, ये दूसरे मुद्दों को भटकाने का काम करती है। ठीक है, हमारा नबी जी प्रदर्शन जी यहाँ बैठे हैं, ये इसको और अच्छे से बता सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी क्यों, मेरा सवाल है इनसे, मैं पूछना चाहता हूँ ताकि मुझे भी ये बात पता लग सके। ठीक है, ये बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा नबी जी बिल्कुल जवाब देंगे दिलीप यशवर्धन जी। मुद्दों को छुपाने के लिए धार्मिक मुद्दों को हवा देने का लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी है जो असल मुद्दे हैं उन पर बात न करके भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों को हवा देने का काम करती है। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी क्या जवाब देंगे अब हमाद नबी को? देखिए, हमाद साहब ने जो सब पहले तो इन्होंने जो मेरी तारीफ करी उसके लिए धन्यवाद आपको।
और जो हमारे साहब ने सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब भाजपा को देना चाहिए। मैं क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं इसलिए ये सवाल मुझसे बनता नहीं, लेकिन हमारे साहब ने पूछा है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साहब जब सत्ता जो भी होती है, जिसकी भी होती है, इसको मैं पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूं, सत्ता जिसकी भी होती है, सत्ता हमेशा वो काम करना चाहती है जिससे उसको वोट मिलता है और जिससे उसकी सरकार बनती है और बची रहती है। ये सभी पार्टियों के साथ है। लेकिन जो अपोजिशन होता है उसका काम होता है कि सच्चाई जनता के सामने लेकर के आए और जनता को प्रभावित करे। राजनीति में जब कोई भी एक्शन होता है तो उसके दो रिएक्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आपने पॉलिटिकल मोटिव से वो एक्शन किया और आपको पॉलिटिकल माइलेज मिला। दूसरा ये होता है कि आपने सोशल मोटिव से वो एक्शन लिया और समाज आपके एक्शन से प्रभावित हुआ। समाज आपके एक्शन से प्रभावित होगा तो उसका प्रभाव आपको वोट में कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा, जो मैं कहूंगा कि 2022 में आपको मिला, लेकिन उतना प्रभावित नहीं हो पाया कि आपको सत्ता दिला पाए। तो इसका मतलब यह है कि मैं कहता हूं कि सत्ता में लाख बुराइयां हैं, मैं मानता हूं सत्ता में लाख बुराइयां हैं, धर्म की लड़ाइयां चल रही हैं, असल मुद्दे छुपाए जा रहे हैं, लेकिन ये काम आपका है। भारतीय संविधान में जब अपोजिशन को बनाया गया था और अपोजिशन को वॉचडॉग की भूमिका दी गई थी तो वो इसीलिए दी गई थी कि सत्ता लगाम से बाहर ना जाने पाए, ये काम विपक्ष बैठ करके सदन में करेगा। और इस समय आप सबसे मजबूत विपक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में जब भी ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जाता है तो समाजवादी पार्टी को ही देखा जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी वो प्रभाव अभी जनता के दिमाग पर नहीं बना पा रही है। किन कारणों से नहीं बना पा रही है, उन कारणों का आकलन समाजवादी पार्टी करेगी, लेकिन वो प्रभाव अभी नहीं बना पा रही है जो प्रभाव आपको सत्ता पे दोबारा से काबिज करा पाए। बिल्कुल, मेरे बड़े भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं असल में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत भोली भाली है। और जैसा कि कार्ल मार्क्स ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब सारी चीजों को फेल करना हो, चाहे वो विकास हो, नौकरियां हो, बेरोजगारी हो, कोई भी चीज हो विकास से रिलेटेड या विकास से जुड़ी हुई, उसको फेल करना हो तो लोगों के हाथ में धर्म का नशा दे दो। भारतीय जनता पार्टी ने आज वही काम किया उत्तर प्रदेश में। ये बात अभी आपने खुद ही अपने आप से कह दी कि कोई भी पार्टी वही काम करती है जिससे कि उसको सत्ता हासिल हो। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश की जनता भोली भाली है। इसको विकास के नाम पे विकास रूपी नौकरियां न देकर उन्होंने धर्म के नाम पे बांटने का काम किया। इन्होंने लोगों को धार्मिक रूप से डराकर कि हिंदू खतरे में है, या इस तरह के और नारे देकर कि गोली मारो सालों को, इस तरीके के अजीबोगरीब नारे देकर इन्होंने हमेशा इलेक्शन से पहले यही काम किया कि लोगों के वोटों को ध्रुवीकरण करने का काम किया जाए। एक तरीके से वोट्स को पोलराइज कर दिया जाए दो भागों में। और समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो मेरे दोस्त बखूबी जानते हैं, मेरे बड़े दोस्त नहीं बल्कि मैं कहूंगा मेरे बड़े भाई, एक बहुत तजुर्बेकार एनालिस्ट, बखूबी जानते हैं कि सपा ने विकास का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच थी कि डबल द रोड एंड ट्रिपल योर इकोनॉमी, यानी तुम जितनी तेज अपनी स्पीड कर दोगे, डबल द स्पीड एंड ट्रिपल योर इकोनॉमी, तुम जितनी तेजी से रोडों को बढ़ाओगे तुम्हारी अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से ही सुधरती जाएगी। उन्होंने रोड बनाने के काम किए, उन्होंने कॉलेजेस बनाने के काम किए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए। वही भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, 2017 के बाद से जो भी हमारे बनाए हुए रोड से या जो भी हमारी बनाई हुई जो भी घोषणाएं हमने की थी, उनका जिन पे अमली जामा जिनको पहनाया जा रहा था वो पूरी हो चुकी थी। उनका सिर्फ फीता काटने का काम किया, उनको फीता काटकर वहां पे अपने पोस्टर लगाने का काम किया। आज पूरा हिंदुस्तान ये भली भांति जानता है कि लखनऊ का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस ड्रीम प्रोजेक्ट पे योगी जी ने और मोदी जी ने आके फीता काट के क्रेडिट लेने का काम किया। तो कहने का मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस राजनीति को बखूबी जानती है कि कैसे क्रेडिट लिया जाए, किसी चीज का क्रेडिट कैसे लेना है। और हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों की सोच ये है कि लोगों तक, बल्कि मैं कहूंगा कि समाज की पंक्ति में खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, हर योजना का फायदा पहुंचना चाहिए, और उस व्यक्ति को हमारी हर उस चीज का लाभ पहुंचना चाहिए जो हम निकाल रहे हैं, जो भी योजना निकाल रहे हैं, जो भी जन कल्याण योजनाएं निकलती हैं वो उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो विकास से जुड़ी हुई हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो,
चाहे वो लोगों की नौकरियां या उनको रोजगार से देने से जुड़ी हुई है। ठीक है, हम्माद नबी जी, एक सवाल आपसे है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की कोई बात यहाँ पर हो नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से ओपी राजभर के टिकट की बात चल रही थी और जिस तरीके से उनका बयान सामने आया, हालांकि चर्चा आज इसी पर थी और भाजपा का कोई रोल अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ओपी राजभर के जो बेटे अरुण राजभर, उनका एक ट्वीट भी सामने आया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि भागीदारी देने की बात सिर्फ जुबान तक सीमित रखने से जनता उनको सीमित कर देती है। जो मेहनत करे, ताकत दे, उनको नजरअंदाज करो। जो सिर्फ बात करे उसको आगे बढ़ाओ, ये आगे के लिए हानिकारक है। हाँ मैडम, मैंने आपकी इस बात को मैं आना चाहता हूँ इस बात पर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ परिवार होता है बहुत सारे लोग होते हैं और समाजवादी पार्टी का परिवार करोड़ों लोगों का है, लाखों कार्यकर्ता, हजारों नेता, कई सौ विधायक। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की देखिए एक अपेक्षा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति की अपेक्षा को पूरा किया जा सके। या अगर उसकी अपेक्षा को पूरा नहीं किया जा रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। दिस इज द ब्यूटीनेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। और हमारी पार्टी में सबसे अच्छी बात यह है कि किसी और पार्टी में आपको नहीं मिलेगी पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या चाहे कांग्रेस हो। हमारी पार्टी में एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता यानी बूथ लेवल के कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का हक है। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की किसी बात से सहमत है या किसी बड़े नेता, बड़े मंत्री या बड़े विधायक की बात से सहमत है तो खुलकर वो अपनी बात सामाजिक तौर पर कह सकता है। ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है मैडम। और हम इस खूबसूरती के लिए अपने संरक्षक मुलायम सिंह यादव और जो भी इस सोच के लोग पार्टी में हैं, हम उनका खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना बोलने की आजादी दी है। वरना आप जानते हैं कि अभी नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक रेगुलर जारी कर दिया है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको पहले पार्टी से पूछना पड़ेगा कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। पहली बात, धार्मिक द्वेष फैलाना तो बहुत गलत है ही। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप किसी मुद्दे पे किसी की भावना को आहत करने वाली बात नहीं बोल रहे, विकास पे भी अगर आपको बात करनी है तो पहले आपको पीएमओ से लेटर आएगा, उसमें विकास के क्या मुद्दे दिए हुए आपको वो पढ़कर बोलना है। यानी एक लिखित तौर पे आपको एक बयान आ जाएगा, आपको वही सिर्फ पढ़ना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात अगर की जाए तो अभी तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही लोकतंत्र है? पर्सनल इंटरव्यू बैठकर दे देना। आज एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के वजीर आजम का यदि प्रधानमंत्री का ये शोभा नहीं देता है मैडम। ठीक है, ठीक है अम्मा नबी जी। दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि हर जो चीज की गई है वो सहमति के साथ की गई है, यानी कि अगर ओपी राजभर को टिकट नहीं मिला है तो ये सब पहले से सहमति ली गई थी उनसे और पहले से ही बातचीत कर ली गई थी, इससे कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जिस तरीके के जो ट्वीट अब सामने आ रहे हैं लगातार, तो वो फिर किस बात की नाराजगी है? क्योंकि अभी हमने आपको बताया अरुण राजभर का ट्वीट, वही इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है पीयूष मिश्रा सुभाषपा से, उन्होंने ये लिखा है कि अखिलेश यादव का जो फैसला है निश्चित ही सुभाषपा कार्यकर्ताओं को ये निराश कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आगे लिखा है कि एक सहयोगी 38 सीट लड़कर 8 सीट जीतती है तो उन्हें राज्यसभा, और हमें वहां कोई ऐतराज नहीं, और हम 16 सीट लड़कर 6 जीतते हैं तो हमारी उपेक्षा क्यों नहीं? दिलीप यशवर्धन जी, देखिए जब तक ऑफिशियल गठबंधन है भाजपा का समाजवादी पार्टी के साथ में, तब तक कोई भी चीज ऑफिशियल रूप से बाहर नहीं आएगी कि इनके बीच में नाराजगी चल रही है या नहीं चल रही है। जैसा कि अभी राजभर साहब ने कहा कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम हर चीज के लिए अकेले सक्षम है, हमने हर लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक अकेले लड़ी है। अगर आप स्वयं सक्षम है तो आप गठबंधन क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए नहीं तो आप राजनीति में क्यों है, इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? ये सब कहने की बातें होती हैं। एक कहावत होती है ना कि हाँ, जब हाथ में नहीं आता है आदमी को तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो जाती है कि जब आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आप स्टेटमेंट यही देंगे कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए होता, अगर नहीं चाहिए होता तो ये सवाल ही क्यों निकल के आता?
ये जवाब ही वो मीडिया में क्यों देते? ये जो ट्वीट आ रहे हैं ट्वीट ही क्यों हुए होते? इसका मतलब कि आपने पाने के लिए अपनी अर्जी लगाई होगी समाजवादी पार्टी के सामने। समाजवादी पार्टी ने आपको वो चीजें नहीं दी, तभी तो ये बातें बाहर निकल के आई। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इच्छा ही नहीं होती, लेन देन की बात ही नहीं होती, कहीं कोई इस तरह का सुगबुगाहट हुई ही नहीं होती, तो अगर आग दिख रही है, धुआं निकल रहा है, तो आग कहीं ना कहीं लगी जरूर होगी। तो ये स्टेटमेंट जो पब्लिक में दिए जाते हैं और जो इंटरनल डिस्कशन चलते हैं पार्टीज के या नेताओं के बीच में, उनका कोई बहुत मायने नहीं होता। या आप उनकी बातों से कयास तो लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या चल रहा है दिमाग के अंदर या क्या पार्टियां करना चाह रही हैं, ये बता पाना बड़ा मुश्किल हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप यशवर्धन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही साथ हमाद नबी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपको बताना चाहिए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी गठबंधन की तरफ से एक भी सीट नहीं मिलने का बयान दिया और इसके साथ ही साथ लगातार अब विरोध भी इसका जताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने भी सपा पर गठबंधन में खुद की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए KKD न्यूज।